अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। अल्लाह अल्लाह करके वो शहकार भी आ गया जिसका इंतज़ार था, यानी कि मेरी मुराद नून लीग के मंशूर की है। और अपने मैंने कल के वीलॉग में भी मैंने ये ज़िक्र किया था, उसके कुछ पॉइंट्स को मैंने डिस्कस भी करने की कोशिश की थी। और फिर देखना यह था कि जब ये मंशूर अनाउंस मुस्लिम लीग नून करती है तो किस अंदाज से वो मंशूर अनाउंस करती है। तो यकीनी तौर पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कह रहे हैं, और मुल्तान के जलसे के अंदर भी उन्होंने यही बोला, और बाकी जगह के ऊपर भी वो इस चीज़ को तसलसल के साथ वो रिपीट कर रहे हैं। और वो अपने तौर पर रिपीट नहीं कर रहे, वो नून लीग की हरकतों की वजह से वो रिपीट कर रहे, ये अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग कोई शक नहीं इसके अंदर कि ये कॉपी पेस्ट पार्टी है। तो बिलावल जो इनका मंशूर है वो भी कॉपी पेस्ट ही होता है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो अगर मंशूर इनका अपना तैयार करदा होता, ये इन्होंने सोचो विचार करके मंशूर को बनाया होता, यानी कि ये एक लफ्ज़ी कहानी, क्योंकि मंशूर को बनाने वाला जो कमेटी का सरबराह था वो कोई और नहीं, वो एक लिखारी है जनाब इरफान सदीकी साहब। तो यकीनी तौर पर एक लिटरेरी बंदे हैं। तो लिटरेरी बंदा जो होता है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और चीज़ होती है। तो अल्फाज का गोरख धंधा, जिस तरह अदात का गोरख धंधा जो है ना वो साहब डार साहब करते हैं, और उसके अंदर वो तरक्की जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ पर दिखा देते हैं। और उसी तरह जो है ना ये अल्फाज का गोरख धंधा इरफान सदीकी साहब ने जो है ना पेश किया। मंशूर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैंने अपना मंशूर अपने हाथों से बनाया, बिल्कुल कहते होंगे। और उसके ऊपर गौर व फिक्र हुआ होगा, डिबेट हुई होगी, डिबेट बनकर डिबेट के बाद जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नकाती मंशूर आया, जबकि नून लीग ने 20 नकाती मंशूर दिया। और वो तकरीब इस तरह थी कि मियाँ साहब, यानी कि एक तो पहले तो उनका जो देखने वाली चीज़ थी कि उन्होंने जनाब बड़ा अपने तरफ से वो डिजिटल करके उसको करना शुरू किया कि मॉडर्न टेक्निक के साथ जो है ना मंशूर की हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो उसके प्रिंट होते हैं हाथ के, तो वो जनाब मियाँ साहब जो है ना जो हाथ उधर प्रिंटेड था उसके उल्टा, यानी कि हाथ ये वाला था उधर प्रिंट के, इसके ऊपर जो है ना उन्होंने ये वाला हाथ रखना था, अंगूठे की जगह पर अंगूठा और बाकी उंगलियों की जगह पर बाकी उंगलियां थी। उन्होंने उल्टा हाथ ये वाला जनाब इसके ऊपर रखकर उसका खैर इफ्तिताह किया। तो चले बहरहाल उनकी मर्जी, मंशूर उनका, हाथ उनका, मैं कौन होता हूँ, मैं तो सिर्फ देख कर क्रिटिसाइज ही कर सकता हूँ। तो मियाँ साहब ने हस्बे साबक बजाय इस चीज़ के, क्योंकि वो मंशूर के लिए जो भी उनकी उन्होंने थोड़ा सा कट किया हुआ था, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, कुछ दीगर लोगों को बुलाया था, इनफॉर्मल तो उनकी गुफ्तगू हुई आपस के अंदर, मगर बाज़ाब्ता उसकी कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई सवालात नहीं लिए। अपनी जनाब राम कथा सुनाई उन्होंने, राम कथा सुनाकर जिन्होंने उन्होंने जनाब बोला ओ जी रोटी खुल गई है, तो बस फिर रोटी खुल गई, उस तो बाद फिर कुछ भी नहीं। तो वो जनाब मियाँ साहब ने जो है पहले किया, वो ज़िक्र किया जनाब लॉन्ग मार्च का, तो कि जजेस बहाली के लिए लॉन्ग मार्च मैंने किया। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ यकीनी तौर पर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया। ये बड़ी कामयाबी समझते हैं कि लॉन्ग मार्च की मेरी बड़ी कामयाबी है, मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से जजेस बहाल हुए हैं। तो छनकना जनाब जजेस इनके लॉन्ग मार्च के ऊपर बहाल हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर उसकी अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर जाऊं, तो बैकग्राउंड उसकी ये थी कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट आई हुई थी। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इम्पीचमेंट जो है ना ये दायर की। इम्पीचमेंट जब उसने सबमिट करवाई तो मियाँ साहब जनाब अकड़ गए कि पहले इफ्तिखार चौधरी को बहाल करो, फिर हम इम्पीचमेंट पर वोट देंगे, नहीं तो हमने वोट ही नहीं देने आपको। तो खैर आसफ अली जरदारी साहब ने वादा कर दिया, ठीक है जी मैं इफ्तिखार चौधरी को बहाल करूँगा। तो ये अब इम्पीचमेंट के बाद आसफ अली जरदारी साहब के पीछे कि उसको बहाल करें, उनको बहाल करें। आसफ अली जरदारी साहब भी उन्होंने बोला कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैं उनको बहाल करूँगा, मगर ये कि आप थोड़ा सा ठंड रखें, सुकून रखें। हर काम के लिए एक तरीकाकार होता है। अगर मुशर्रफ ने कोई गलत काम किया तो उस गलत काम को दुरुस्त करने के लिए मैं एक गलत काम क्यों करूँ, क्योंकि अब्दुल हमीद डोगर साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उनको कैसे डी नोटिफाई उनको कर देते। तो उन्होंने बोला कि इनकी रिटायरमेंट के बाद ये इफ्तिखार चौधरी चार्ज संभाल लेंगे। बल्कि 18वीं तरमीम के अंदर भी उन्होंने जो है ना उनको मियाँ साहब को ये ऑफ़र की कि मियाँ साहब 18वीं तरमीम के अंदर जैसा आपने एग्री किया हुआ है
کہ دو عدالتیں ہوں گی، ایک جو معمولات کے افیئرز دیکھتی ہیں اور دوسری کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گی. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو ہے نا یہ ہم ہیڈ بنا دیتے ہیں جناب افتخار چودھری صاحب کو، یا ڈوگر صاحب کو ادھر کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ کام آپ کا ہو جائے گا. بنیادی طور پر انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا ہی میرا خیال ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا کر، تاکہ ان عدالتوں کے اوپر جو ہے نا یہ بوجھ بھی کم پڑے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا وہ فوکس کرے صرف کانسٹیٹیوشنل افیئرس کو. میاں صاحب نہیں مانے تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر انہوں نے لانگ مارچ نہ ٹھوک دیا لاہور سے. اور لانگ مارچ بھی ان کا جو ہے نا وہ تھکا ہوا لانگ مارچ تھا. اور شہباز اس وقت چونکہ پنجاب کے اندر حکومت تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، اور وہ شولڈر دے رہے تھے اس لانگ مارچ کو. تو ظاہر ہے کہ ان کو نون لیگ کے تو وہ تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کے بھائی بھی تھے، مگر ان کو وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے دور کے اندر جب پرویز علیہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے نتھ ڈال کر رکھی ہوئی تھی سینٹرل گورنمنٹ کو. جب تک یہ پنجاب کی گورنمنٹ عمران خان نیازی نے توڑی نہیں، تب تک جو ہے نا پنجاب بے سکونہ جو ہے نا مرکز بے سکونہ رہا ہے. تو یہ جناب جو ہے نا استعمال ہو رہے تھے. پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا گیا. تو یہ جناب لانگ مارچ لے کر نکلے، گجرانوالہ پہنچے، اور میاں شہباز شریف صاحب یہ فلائی کر کے، یہ بجائے اس چیز کے کہ لانگ مارچ کے ساتھ آتے، یہ پنڈی چلے گئے. پنڈی اس لیے گئے تاکہ وہاں پر نیگوشیشن ہو، معاملات وغیرہ طے ہوں. پھر پنڈی کے اندر جناب معاملات طے ہوئے. اعتزاز احسن صاحب کو فون گیا، وہ بھی ان کے ساتھ تھے کہ جے افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے گجرانوالہ سے لانگ مارچ واپس کر دی، کیونکہ ان کی خزیمت بڑی ہو رہی تھی. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اس لانگ مارچ کو لے کر اسلام آباد چلیں. میں واپس آ گیا. میاں صاحب لانگ مارچ آپ نے کسی کے کہنے پر کیا تھا، اپنے نہیں. افتخار چودھری کی بحالی کی خبر سن کر آپ جو ہے نا لانگ مارچ لے کر واپس چلے گئے. اور ایک سیکنڈ بھی پہلے، اگر آپ اس کو جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ لانگ مارچ یہ کامیاب تھا، اپنا ان کا مقصد تھا کہ افتخار چودھری کی بحالی، ایک سیکنڈ بھی عبدالحمید ڈوگر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ایک سیکنڈ پہلے بھی افتخار چودھری صاحب کو چارج نہیں ملا. تو اس لیے ان کا لانگ مارچ جو ہے نا یہ فلاپ تھا. پھر جناب وہ شکوہ کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ 18ویں ترمیم عمران خان نیازی کی طرف اشارہ کر کے نا کہ کس طرح ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کام کرتے رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا عمران خان نیازی صاحب کے بھی دستخط ہیں. اپنے میں کئی بھی علاق میں ذکر کر چکا ہوں، اس کے اندر دو رائے نہیں. انہوں نے شکوہ کیا کہ انہوں نے دھرنا کر دیا اور گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے مل کر جو ہے نا اس کا مقابلہ کیا. تو جناب ہم نے مل کر مقابلہ نہیں کیا، تو یہ مقابلہ کیا. یہ اس وقت بھی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی. آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو سجیسٹ کیا. آپ نے تو عمران خان نیازی، آپ کو یاد ہوگا جو میرے ویڈیو آپ واچ کر رہے ہیں دوست، کہ عمران خان نیازی روز جو ہے نا یہ کہتا تھا استعفیٰ لکھا گیا ہے، دستخط ہو گیا، اب آ گیا، اب امپائر کیوں لٹ گئے. تو وہ اس طرح، کیونکہ میاں صاحب استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار تھے. تو میاں صاحب تیار تھے. آصف علی زرداری صاحب چونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی، وہ جو ہے نا اس اسمبلی کو وہ چلانا چاہتے تھے پورے 5 سال. تو انہوں نے میاں صاحب کو سجیشن دی کہ آپ جو ہے نا یہ اسمبلی کا اجلاس جب تک یہ دھرنا کنٹینیو رہتا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس بھی جو ہے نا پیرالل کنٹینیو جو ہے نا اس کو رکھیں، تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو اسمبلی کے اوپر جو ہے نا یہ اس کو کوئی کو کرنے کی یا مارشل لا کی یا کوئی اس طرح کی کسی کو ضرورت نہ ہو. تو وہ اسٹریٹجی کامیاب ہوئی اس کی. 18ویں ترمیم کے اوپر جناب عمران خان نیازی کو شکوہ کرنے کی بجائے پہلے آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکتے. نیب کا خاتمہ اندر ہونا تھا. 18ویں ترمیم کے اندر آپ نے مخالفت کی، 2 عدالتی نظام کی آپ نے مخالفت کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننے دینی. پھر اس کے علاوہ جناب جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ISI کو جو ماتحت کرنا تھا وہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کی. پھر 18ویں ترمیم کے اندر ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہم اپنا شولڈر کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی کی دوسرے کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے. میمو گیٹ کا افتخار چودھری نے کٹا کھولا اور آپ کالا کوٹ پہن کر جناب بغیر کسی عدالتی پروٹوکول کے آپ ادھر چلے گئے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے گھر چلتا کیا. تو کہاں گئی 18ویں ترمیم آپ کی؟ اب آ جاتے ہیں جناب منشور کی طرف. نون لیگ نے اپنے منشور کا اعلان کیا، اور بالکل وہ چربا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. انہوں نے منشور کاپی پیسٹ کر کے چلایا ہے، اور بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کچھ پچھلے بیانات کے اوپر بھی جو اس کا ایک تو انہوں نے یہ بولا کہ
यानी कि मंशूर का जो टाइटल दिया, पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो। फिर मशहद की बहाली का जामिया मनसूबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसको कहते हैं। कम आमदन वालों को आसान शराइत के ऊपर सोलर पैनल, फिर सस्ती बिजली, फिर महंगाई से निजात, 5 शहरों में टेक्नोलॉजी का सेटअप और टेक्नोलॉजी का यानी कि वो उधर करेंगे, वो सिटी बनाएंगे टेक्नोलॉजी पार्क्स। और फिर ख़वातीन के लिए नए इम्कानात। फिर उसके अलावा जनाब उन्होंने नादरा और पासपोर्ट का ऑफिस कल के वीरान में मैं जिक्र कर चुका हूँ, यूनियन कौंसिल की सतह पर है। और गालबन पासपोर्ट ऑफिस भी तकरीबन हर ज़िले के अंदर या कम अज़ कम हर डिवीज़न के अंदर तो मौजूद है। नौजवानों के लिए IT इनकलाब, और फिर समंदर पाकिस्तान के लिए शहरी बारात और मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज पाकिस्तान, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या रेजिलियंट पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। फिर दफाए पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाना, और तलीमी निज़ाम को रोज़गार से हम आहंग करने के लिए, और खुदमुख्तार खारजा पॉलिसी। और उसके अलावा जनाब जो है ना, ये उन्होंने ये बोला कि आबादी और वसाइल में तवाज़न, तौलीदी सेहत यानी कि बच्चा और जच्चा की सेहत के लिए। फिर उसके अलावा जनाब जो है ना, तरक्की और खुशहाली के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मोटर वे वगैरह सारा उनके कमाई प्रोग्राम इत्फाक का सरिया इस्तेमाल होगा। आइनी कानूनी अदालती और इंतज़ामी इसराहत। तो वो जनाब जो 18वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो की थी, आपने मुखालफत की। फिर जदीद ज़राअत से किसानों की खुशहाली, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसान कार्ड के अंदर ये सारी चीज़ें बल्कि ज़्यादा डिटेल के साथ कवर होती हैं। हर पाकिस्तान के लिए सेहत की जदीद सहूलियात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सेहत का ऑलरेडी बहुत अच्छा निज़ाम सिंध के अंदर है, पंजाब के पूरे पाकिस्तान के अंदर भी वो नेटवर्क ये फैलाना चाहते हैं। तो ये भी वहाँ से शुरू किया हुआ है, महफूज आबी मुस्तकबिल। तो ये ऑलरेडी सिंध के अंदर ये भी काम जो है ना ऑलरेडी जारी है। और सबका पाकिस्तान इत्तेहाद और तनू। तो जिस तरह नफरत और तकसीम की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस स्लोगन को लेकर चल रही है, और असम्बली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है ना वो कॉल दोहराया था कि हम सबका पाकिस्तान, ये उसका जज्बा है। तो तमाम जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का छुराया हुआ मंशूर इसके अंदर है। इसीलिए वो जो है ना मियाँ साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने सहाफ़ियों के ना क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं तो सहाफ़ी साहब क्या करते, जवाब क्या देते। बाकी ऑफ द रिकॉर्ड जो खाने के ऊपर जो बात हुई होगी सो हुई होगी। अब होना ये चाहिए, चूँकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं मियाँ साहब, तो इनको भी जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के TV इंटरव्यू हुए हैं, तो इसी तरह इनके भी जो है ना यानी कि TV इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू, मैनेज इंटरव्यू नहीं। तो इनके ये इंटरव्यू होने चाहिए काशिफ अब्बासी साहब के साथ ही कर लें बेशक, क्योंकि वो प्रो PTI जितने भी प्रो PTI एंकर्स हैं उनके साथ जो है ना ये मियाँ साहब आए, तो मियाँ साहब इनको जो है ना उधेड़ कर, मियाँ साहब को ये उधेड़ कर रख देंगे इनके मंशूर को। क्योंकि मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं भी इनका मंशूर समझता हूँ कि ये अपने मंशूर के ऊपर ये बात नहीं कर सकते। इनके कोई मैकेनिज़्म नहीं कि ये जो सारी चीज़ें जो बयान कर रहे हैं इनके ऊपर अमल दरामद कैसा होगा। ये हवाई इनकी बातें हैं, बिजली सस्ती कितनी होगी किसी को कोई पता नहीं। सोलर पैनल कभी ये कह रहे हैं फ्री मिलेंगे, कभी कह रहे हैं जनाब 300 यूनिट फ्री बिजली, तो कभी कह रहे हैं जनाब जो ना आसान शराइत के ऊपर कीमत उनकी क्या होगी किसी को कोई पता नहीं। यानी कि बिल्कुल ही जो है ना क्लूलेस इनका मंशूर है, जिसके ऊपर जो है ना ये आप एक अच्छी जो है ना ये कहानी तो लिख सकते हैं, मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का भी आप मुआजना कर लें। vote3.com के ऊपर जाकर आपको मिल जाएगा, और मुआजना करके देखें कि नून लीग का मंशूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, उसके अंदर जो है ना ये रिजेम्बलेंस कितनी है, और कौन सा काबिल अमल मंशूर है जो कि पब्लिक के अफेयर्स को जो एड्रेस करता है, जो पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा। कौन सा मंशूर है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, नई सोच का मंशूर है। और आपको 8 फरवरी को नई सोच को आप वोट दें, तीर को वोट दें, बेनज़ीर को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो आपको आज करने के लिए।